नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट डायरी में आपका स्वागत है। उत्तर पूर्वी राज्यों की खबरों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की डेप्यूटी एडिटर संगीता बरुआ पिशरोते जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां पूरे देश में शुरू हो चुकी हैं। पूर्वोत्तर में भी इसकी दस्तक देखी जा रही है। सभी जगह गठबंधन शुरू हो चुके हैं। कहीं पुराने लोग वापस अपनी पार्टी में लौट रहे हैं, कहीं नए लोग जुड़ रहे हैं। बात करेंगे आज त्रिपुरा की। संगीता जी, अगर त्रिपुरा की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए वहां पर इतने सालों से जो माकपा का शासन था वो वहां खत्म हुआ और भाजपा वहां पर आई। ऐसे में वहां त्रिपुरा में इस समय लोकसभा की 2 सीटें हैं जिन पर दोनों पर ही माकपा के सांसद हैं। अभी इस बार कांग्रेस के बहुत सारे नेता, जैसे विधानसभा चुनाव के समय देखा गया था, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे, पर लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा छोड़कर वापस से वो लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। एक तरीके से कांग्रेस का रिवाइवल जो है, क्योंकि माकपा के लिए बहुत कम संभावनाएं देखी जा रही हैं इस समय राज्य में। क्या वहां की समीकरणें हैं, क्या वहां पर इस वक्त का राजनीतिक माहौल है, हमें बताएं। देखिए, एक बात तो है, जैसे दो तारीख में हो रहा है, 2 ही सीट है, त्रिपुरा वेस्ट और त्रिपुरा ईस्ट। अप्रैल 11 को पहला फेज में और दूसरा फेज जो अप्रैल 18 को, तो दोनों सीट 2 अलग अलग डेट पे होगा। एक तो है जो एक सीट है जो मेन जो बंगाली मेजोरिटी कम्युनिटी है वो लोग डिसाइडिंग फैक्टर है, और दूसरा जो है वो ट्राइबल एरियाज में डिसाइडिंग फैक्टर है। तो उसमें जब हम अभी तो जब ये देखते थे कि अभी तक तो सीपीएम का ही सिटिंग एमपी तो दोनों सीपीएम का ही है, लेकिन बीजेपी जैसे अब जानते हैं एटलीस्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट का 25 सीट होता है, तो उसमें से 20-22 सीट वो चाह रहे हैं, वो उस पे नजर है। तो ये त्रिपुरा के दोनों सीट उनके नजर में है। लेकिन जैसे आपने कहा, ये कांग्रेस का जो सॉर्ट ऑफ रिवाइवल जो हम देख रहे हैं, तो इसमें जैसे एक नया जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे जो रॉयल फैमिली से आते हैं, प्रद्युत देव बर्मन, तो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। तो उनके जो नेतृत्व में हम ये देख रहे हैं पिछले थोड़े कुछ हफ्ते से कि ये जो पुराने जो लोग थे, जो कांग्रेस में पुराने लोग जो थे, जो बीजेपी कैंप में चले गए थे, जैसे असेंबली इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें ये बात बड़ा उभर के आया था कि जो बीजेपी का जो बेस बना वो किस पे बना, वो कांग्रेस का जो बेस था वही बीजेपी अपने तरफ ले आया है। जो कांग्रेस के मतलब वोट शेयर बहुत ही कम हो गया, एकदम जैसे बीजेपी की तरफ आ गया, और तो ये बात था। तो इसमें अभी हम देख रहे हैं कि एक वन सॉर्ट ऑफ जैसे एक उत्थान हो रही हो, जैसे एक जोश है, काडर में जोश है। तो ये चीजें हम अभी देखने को मिल रहा है। और जैसे आपने कहा कि पुराने जो कांग्रेस के लीडर्स थे, जैसे सुबल भौमिक जो त्रिपुरा वेस्ट से लड़ रहे हैं कांग्रेस के लिए, ये किसी अभी एक 1-1.5 हफ्ते पहले ही ये कांग्रेस से आए हैं, ये बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये एक सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये आ गए। तो इसमें जैसे ये ऐसी चीजें बहुत हुई हैं, तो मुझे लगता है कि कितना दूर संभव होगा कांग्रेस के लिए कुछ सीट जीतना, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बदलाव वोट्स में बदल पाएंगे या नहीं, मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की कुछ वोट शेयर तो जो एग्जिस्टिंग है वो रहेगा, कुछ बढ़ना भी चाहिए, मुझे जैसा लग रहा है। जी, बात करते हैं रीजनल पार्टीज की। आईपीएफटी ने असेंबली इलेक्शन के समय भाजपा के साथ गई थी वो जी, और एनपीपी की भी अभी एनपीपी ने भी कहा है कि वो लड़ेगी। तो रीजनल पार्टीज का जो उनका महत्व है वो कितना है इस समय? देखिए, मेन जो ट्राइबल पार्टीज जो है आईएनपीटी है, और जिसका बहुत पुराना एक संबंध कांग्रेस के साथ रहा है, और आईपीएफटी जो हमने देखा पिछले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के साथ गठबंधन में गए, और गठबंधन सरकार में भी है वो। लेकिन इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कुछ बीजेपी का जब आप देखेंगे पूरे नॉर्थ ईस्ट में, आप देखेंगे कुछ अलायंसेस उन्होंने किए हैं अपने जो वोट बैंक है, उस अपना एक जो वोट शेयर जो मिला था पहले तो असेंबली इलेक्शंस या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, तो उसको रखने की वजह से किया है। जैसे असम में आप देखिएगा एजीपी के साथ पुनर्गठबंधन हुआ। लेकिन जैसे बाकी बहुत सारे जगह में जो छोटे मोटे पार्टीज के साथ वो गठबंधन में है, जैसे नेडा के प्लेटफॉर्म के जरिए। लेकिन आप त्रिपुरा में देखेंगे जैसे आईपीएफटी सरकार के हिस्सा है, लेकिन वो अलग खेल रहे हैं। हालांकि आईपीएफटी चाह रहे थे कि 2 सीट है जो ट्राइबल सीट उनके लिए छोड़ दिया जाए और दूसरा सीट में वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये बात होने नहीं दिया। तो इसमें तो आप देखेंगे कि एक आईएनपीटी जो है, इन्होंने कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया कांग्रेस के लिए, तो ये कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे दोनों ही सीट में। आईपीएफटी एक अनदर फैक्टर हो गया
एटलीस्ट ट्राइबल एरिया में, और दूसरा जो बीजेपी एक और फैक्टर। तो ये 3 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट तो ट्राइबल सीट में तो आप देखेंगे ही, ये त्रिपुरा ईस्ट में। और त्रिपुरा वेस्ट में तो डायरेक्टली मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी का होगा, और सीपीएम का भी एक छोटा मोटा वो तो वोट शेयर अभी है, तो एक सीपीएम भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो जीत पाएंगे कुछ एक भी सीट, मुझे नहीं लगता है। जी, बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में पवन चामलिंग देश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। एसडीएफ से वो आते हैं। सिक्किम में भी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ में होने हैं। सिक्किम में लोकसभा की एक सीट वहां पर है जी। ये छठी बार होगा जब जो चामलिंग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। क्या उनके लिए हम संभावनाएं देख सकते हैं? एक बहुत लंबा समय होता है, 25 साल का, 5 टर्म उन्होंने गुजारे हैं। क्या छठी बार भी क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उनसे खुश नहीं हैं, या बाकी पार्टीज जैसा कि भाजपा पूर्वोत्तर में अपनी पहचान बनाने के लिए उतर चुकी है? तो क्या इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं वो एसडीएफ के नेतृत्व को प्रभावित करेंगे? देखिए, बीजेपी कोई फैक्टर नहीं है सिक्किम में, एक छोटा मोटा पार्टी है वहां। तो ये इलेक्शन से पहले उनका जो मेन ऑपोजिशन है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम, तो उसके साथ एक अलायंस में वो आ गए थे। इन्होंने एसडीएफ के साथ भी अलायंस करने की कोशिश करी, लेकिन अलायंस ने एसडीएफ ने मना कर दिया। हालांकि एसडीएफ एनडीए का ये पार्टनर है, मतलब नेडा के पार्टनर है, तो उन्होंने अकेले इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस अकेले खेलने का निर्णय किया, जो चामलिंग जी का पार्टी है। तो उसके बाद बीजेपी ने एसकेएम को अप्रोच किया, और एसकेएम ने उनके साथ गठबंधन में जुड़े, लेकिन अब थोड़े दिन बाद ही पता चला कि वो एसकेएम उससे मुकर गए, वो निकल गए। क्योंकि उनका देखिए सिक्किम में अगर आप असेंबली में देखेंगे, नेशनल पार्टी का रोल बहुत कम होता है, रीजनल पार्टी को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जब ये बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गए एसकेएम, तो उनके चांसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि 25 साल में जैसे आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी है, तो एसकेएम एक ऑप्शन है लोगों के सामने। तो ये जब बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गया, तो एसकेएम का वो पॉपुलैरिटी सडन डाउन हुआ। क्योंकि आप देखिएगा सिक्किम में मेन कारण, एक बहुत सारे कारण है, लेकिन मेन एक कारण यही है कि सिक्किम 371F जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, जिसके तरह सिक्किम भारत के एक अंग बने, तो इसका जो स्पेशल जो पावर्स है, स्पेशल जो एक स्टेटस है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में एक स्पेशल स्टेटस है, तो ये स्टेटस उनके लिए, लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो उसमें जब ये बीजेपी का जो ये एक स्टैंड है जैसे कश्मीर के लिए कि इसको नहीं चाहते हैं, तो उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो ये लोग उस बात के लिए बहुत कॉन्शियस, जैसे मुझे ग्राउंड में ये बात बड़ी सुनने को मिली कि बीजेपी इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमारा क्या होगा फिर। तो ये सब बहुत सारी चीजें के मद्देनजर रखते हुए एसकेएम इससे निकल गया। तो अभी इसलिए मुझे नहीं लगता है बीजेपी कहीं पे भी कोई फैक्टर है, लेकिन और भी चीजें हैं। जैसे आप देखिए कि 2017 से छोटे छोटे पार्टी का बहुत जन्म हुआ सिक्किम में। अब आप देखिएगा कि 4 पार्टी का अलायंस भी है, सिक्किम प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें चामलिंग जी के भाई भी हैं, और ऊपर से पहले जो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के रहे थे, बहुत जाने माने पॉलिटिशियन है नर बहादुर जी, तो उनके वाइफ जो है दिल कुमारी भंडारी, वो भी एमपी रह चुकी हैं, वो भी उसके हिस्सा है। तो उसके अलावा आप देखिए एसकेएम है, फिर ये 4 पार्टी का अलायंस है, फिर वो भाईचुंग भूटिया का भी एक पार्टी है, हमरो सिक्किम पार्टी, नया पार्टी। तो ये सब बहुत सारे पार्टीज हैं, और जो सारे मतलब कोशिश कर रहे हैं कि चामलिंग जी का जो एसडीएफ पार्टी है उसको हराया जाए। तो लेकिन मुझे जो ग्राउंड में जब मैंने ट्रैवल किया गांव-गांव, और उसमें मुझे ये लगा कि एसकेएम के लिए कुछ हद तक लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन कितना एसडीएफ मतलब कितना रोक पाएगा एसडीएफ को, ये श्योर नहीं हो। लेकिन एसडीएफ लोगों से जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका बहुत ही कॉन्फिडेंस इस बार है। लेकिन हालांकि इन्होंने अपना इलेक्शनिंग जो प्रोसेस है, जो चामलिंग जी का कैंपेनिंग का जो मोड है, वो सब बदला है, क्योंकि ये इतने साल का ये नजर रखते हुए इन्होंने बदला है। लेकिन ये काडर बेस्ड पार्टी है एसडीएफ, बहुत बड़ा काडर बेस्ड पार्टी है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि एसकेएम इतना कुछ कर पाएगा। जी, यानी कि संभावनाएं उनके लिए बन रही हैं, संभावना बन रही है। लोकसभा सीट की अगर बात करें तो क्या है
क्या देखिए एक ही लोकसभा सीट है, उसमें इतना इम्पोर्टेंस लोग वहां पे नहीं देते हैं, और हालांकि इतने साल से एसडीएफ ही जीत के आ रहे हैं। तो इस बार हमरो सिक्किम पार्टी ने भी एक कैंडिडेट दिया है, फिर एसपीए जो है उनका भी एक पार्टी है कैंडिडेट है, फिर एसकेएम का भी एक और पार्टी है, और इंडिपेंडेंस वगैरह भी होंगे। तो इतना बड़ा वो है, लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर ये देखिए असेंबली इलेक्शन है तो इसमें अगर जो लोग चुनेंगे एसडीएफ को, वो फिर एसडीएफ को भी लोकसभा में चुने, तो ये भी भेजना चाहेंगे। और एक और बात, ये जो एसकेएम का जो मेन ओपोजिशन पार्टी का जो लीडर है पीएस गोले, तो वो उनपे ऊपर बहुत नजर थी कि एक्चुअली इनके करप्शन चार्जेस में ये जेल भी जा चुके हैं, 1 साल जेल में रह चुके। तो इसमें सब ग्राउंड में हमारे को सुनने को मिला कि ये नॉमिनेशन फाइल करेंगे कि नहीं करेंगे, आज लास्ट डेट था तो फाइल करेंगे, क्योंकि अगर ऑपोजिशन जो एसडीएम है एसडीएफ है वो कह रहे हैं कि ये एक्चुअली रूल्स के खिलाफ है। लेकिन आज जो हुआ कि उनको चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया है पार्टी ने, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग अब एक कॉन्टेस्ट सिक्किम में दिखने को मिलेगा। बात करते हैं प्रोमिसेस की। एसडीएफ नेता पवन चामलिंग ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की है। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने भी इसी तरीके के एक आइडिया को बताया। क्या होगा ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया? देखिए कांग्रेस से पहले एसडीएफ ने बात किया है इसका, जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि जो ये एक सभी को जाएंगे, सभी जो रेजिडेंट हैं सिक्किम के, उन्हीं के सभी के लिए होगा, लेकिन एक मंथली बेसिस में कुछ काइंड ऑफ इनकम सबके बैंक अकाउंट में जाएगा। और ये आएगा कहाँ से? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स इनके स्टेट में बहुत सारे हैं, तो इसका जो मुनाफा है, जो फायदा है, जो फंड्स उसके थ्रू जो सरकार को मिलती है, जो प्रॉफिट्स मिलती है, और टूरिज्म सिक्किम का बहुत बड़ा वो है, तो अर्निंग सोर्स है। तो ये दोनों का जो एक कॉर्पस उसी में से लेके बनाएंगे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन बात इसमें और आती है कि अगर आप ये बेनिफिट देते हैं तो क्या जो बाकी सब बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू, क्या उसको बंद कर देंगे? तो ये सवाल मैंने सिक्किम के जो एसडीएफ के रूलिंग एसडीएफ के जो वरिष्ठ नेता है पीडी राय, तो अभी सिटिंग एमपी भी है वो, तो उनसे ये सवाल मैंने किया था। तो उन्होंने ये कहा कि अभी हम डिसाइड करेंगे, 3 साल लगेगा, अगर सरकार वापस आती है तो 3 साल हम बैठ के इसको डिसाइड करेंगे, और उसमें ये जरूर नजर रखेंगे कि क्या क्या स्कीम्स हम रख सकते हैं और क्या क्या स्कीम्स हम निकाल सकते हैं। तो ये एक मुझे लगता है एक थिंकिंग प्रोसेस एक शुरू होगा अगर पार्टी वापस आते हैं। तो एक बड़ा मतलब सिक्किम के लिए एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट भी है एक स्टेट के लिए, कि यूथ को अगर एक चॉइसेस कुछ मिलेगा और लोगों को, जैसे गरीब लोगों को कुछ एक कुछ पैसा बैंक अकाउंट में होगा, तो कितना होगा ये सब बहुत कुछ मतलब इम्पोर्टेंस रखता है कि कितना पैसा आएगा, क्या है, तो ये सब है। और स्मूथ रनिंग इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब मुझे लगता है कि जब धीरे धीरे जब चलेगा, आगे बढ़ेगा, वो सरकार आती है और ये स्कीम अनाउंस होती है, तो मुझे लगता है तब जाके ये और साफ से हमें नजर आएगा। जी, इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद संगीता जी। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।